नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं RO GS मॉक टेस्ट 65, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो UPPCS की परीक्षा हो, BEO की परीक्षा हो, RO की परीक्षा हो। सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर RO के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी PDF के फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है इस कोर्स से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप इस बुक को अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से जाकर खरीद भी सकते हैं। अगर इस बुक से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है और मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं एक्सप्लेनेशन भी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दूं, ताकि किसी भी माध्यम के बच्चों को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए, ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है। यहाँ पे विरासत दिया है, हेरिटेज साइट दिया है और लोकेशन दिया है। तो एक एक को हम मैच करते हुए चलते हैं। सबसे पहले पांडव किला दिया है। जो पांडव किला है वो कहाँ पर है? मेरठ में है। ठीक है। फिर दिया है आपको लखनौती किला। लखनौती किला कहाँ पर है? सहारनपुर में है। तो बी का थर्ड हो गया। बहु बेगम मकबरा की अगर हम बात करें तो ये फैजाबाद में है और अब फैजाबाद को अयोध्या कहा जाता है, तो सी का सेकंड हो गया। द्रोणाचार्य मंदिर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? ये ग्रेटर नोएडा में है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो होगा वो डी होगा। ठीक है। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। चलिए अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं, दूसरे प्रश्न को। यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची 1 दी गई है, सूची 2 दिया गया है और यहाँ पर पक्षी बिहार और जनपद दिया। तो ये भी यूपी स्पेशल का प्रश्न है। तो चलिए मैच करते हुए चलते हैं। जब हम सांडी पक्षी बिहार की बात करते हैं तो सांडी पक्षी बिहार कहाँ पर है बताइए? सांडी पक्षी बिहार जो है वो मैच करिए यहाँ पे हरदोई में है। ठीक है। तो ए का सेकंड हो गया। अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारे बी ऑप्शन में ही खाली ए का सेकंड दिया गया है। ओखला पक्षी विहार की अगर हम बात करें तो ओखला पक्षी विहार जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है। बी का फोर्थ। यहाँ पर सही उत्तर आपका सेकंड का बी हो जाएगा, लेकिन हम और भी मैच कर लेते हैं। सुर सरोवर पक्षी विहार की अगर हम बात करें तो ये आगरा में है। विजय सागर पक्षी विहार की बात करें तो ये महोबा में है। तो बी आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का। अब यहाँ पर क्लास कुछ और इम्पॉर्टेंट अभ्यारण्य हम देख लेते हैं, जैसे ओखला अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? गाजियाबाद या फिर गौतम बुद्ध नगर। इस प्रश्न में आपको गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन में दिया था, हो सकता है अगले प्रश्न में आपको गाजियाबाद दे दे। कछुआ अभ्यारण्य की बात करेंगे, वाराणसी। करतनिया घाट ये बहराइच। किशनपुर लखीमपुर खीरी। कैमूर मिर्जापुर व सोनभद्र। चंद्रप्रभा चंदौली। पटना अभ्यारण्य एटा। पार्वती अर्गा अभ्यारण्य, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, गोंडा कई बार पूछा गया है। बखीरा संत कबीर नगर। महावीर स्वामी ललितपुर। रानीपुर बांदा चित्रकूट। सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्लास। सुर सरोवर आगरा। सुरहाताल बलिया। सुहेलेवा बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती। और यहाँ पर आप देखिएगा सुहेलवा अभ्यारण्य की जब हम बात करेंगे तो बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती, और सुहेलवा वनजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो जहाँ पे जनपद आपका लगता है बलरामपुर। सुहागी बरवा महाराजगंज। हस्तिनापुर मेरठ मुजफ्फरनगर गाजियाबाद बिजनौर। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य आगरा इटावा। लाख बहोसी कन्नौज। विजय सागर महोबा। सांडी हरदोई। समसपुर रायबरेली और सामान मैनपुरी। ठीक है, मैनपुरी। तो क्लास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमने अभ्यारण्य डिस्कस किए हैं ये सभी पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूपी स्पेशल में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं।
तीसरे प्रश्न को देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रीय कारागार स्थित नहीं है। यहाँ पर बोला गया है कहाँ पर सेंट्रल जेल लोकेटेड नहीं है। ऑप्शन में आपको दिया गया है आगरा, बरेली, गोरखपुर, फतेहगढ़। तो मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में कहाँ कहाँ केंद्रीय कारागार हैं। आगरा में है, बरेली में है, फतेहगढ़ में है, नैनी में है और वाराणसी में है। तो 5 केंद्रीय कारागार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर नहीं होगा, तब गोरखपुर में नहीं होगा। जो थर्ड का सही उत्तर है वो सी है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित योजनाओं में से युग्म संगत नहीं है। तो चलिए देखते हैं, एक एक योजनाओं को देखते हुए चलते हैं। सबसे पहली योजना आपको दी गई है गांधीवादी योजना, जो कि वर्ष 1944 में पेश की गई थी। गांधीयन प्लान की बात की गई है विच वॉज इंट्रोड्यूस इन 1944। तो याद करिए क्लास, जब भी हम गांधीवादी योजना की बात करते हैं तो हम इसको किसने प्रतिपादित किया था बताइए? नारायण अग्रवाल ने। नाम याद रखिएगा क्लास, पेपर में प्रश्न यहां से भी बनता है। प्लान आपको दे देगा और नाम पूछ लेगा या फिर सुमेलित करने को दे देगा। तो आप ये याद रखिएगा, गांधीवादी योजना को नारायण अग्रवाल ने 1944 में प्रतिपादित किया था। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा देखते हैं, जन योजना वॉज इंट्रोड्यूस इन 1948। यहाँ पर बोला गया इसे 1948 में पेश किया गया था, जो कि गलत है। इसको कब पेश किया गया था? 1945 में। और इसको किसने पेश किया था? इसको पेश किया था एमएन रॉय ने। ठीक है, ये चीज याद रखिए, किसने पेश किया था? एमएन रॉय ने। एमएन रॉय ने। ठीक है, फिर सर्वोदय योजना की बात करेंगे तो 1950 में इसको पेश किया गया था। एकदम सही है। किसके द्वारा पेश किया गया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा। सभी के नाम आपको याद रखना है। पेपर में या तो ईयर पूछ लेगा या तो नाम पूछ लेगा कि किसके द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। तो इस प्रश्न में पूछा गया था नॉट कंपैटिबल, मतलब कौन सही संगत नहीं है। तो सेकंड बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से 2 घाटे जुड़वा घाटे कहलाते हैं। कौन से 2 डेफिसिट हैं जो ट्विन लॉसेस या ट्विन डेफिसिट कहलाते हैं? यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको दिए हैं उसमें से सही उत्तर है आपका राजकोषीय घाटा व चालू खाता घाटा। घाटा मतलब आप समझ रहे हैं ना, लॉस हो रहा है, माइनस में जा रहा है। देखिए, जब हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, हम चालू खाता घाटा की बात करते हैं, तब देश का जो आयात होता है ना वो निर्यात से ज्यादा होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट कब होता है? जब इंपोर्ट, आयात की बात मैं कर रही हूँ, इंपोर्ट जो होता है वो ज्यादा होता है एक्सपोर्ट से। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंट्री इंपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इट एक्सपोर्ट, ठीक है, तब करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। और फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट को ट्विन लॉसेस कहते हैं, जुड़वा घाटे कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, छठवां प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड इन 2015। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। एकदम सही है। जब भी हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता से की गई थी। दूसरा देखते हैं, यह योजना 18 से 70 वर्ष के व्यक्तियों के लिए होती है। ये आपका गलत है। ये योजना जो होती है वो 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए होती है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इस योजना की प्रीमियम राशि 330 रुपए वार्षिक है। द प्रीमियम अमाउंट ऑफ दिस प्लान इज ₹330 एनुअली। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा, सही पूछा है ना, देख लीजिए, हाँ ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, इस वजह से जो उत्तर सही होगा वो होगा 1 और 3। 2 क्यों गलत है वो मैंने आपको बता दिया, 18 से 50 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 7वें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। राज्य को किसी भी सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। द स्टेट हैज राइट टू मेक द स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये एकदम सही स्टेटमेंट है।
ठीक है। दूसरा दिया गया है संविधान में अस्पृश्यता शब्द को अनुच्छेद 17 में परिभाषित किया गया है। देखिए आर्टिकल 17 में इसको परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है, ये गलत है। जो परिभाषित शब्द लिखा है ना, ये आपका गलत लिखा है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। लिखा है ये शब्द लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया है, डिफाइन नहीं किया गया। इस वजह से आपका सही उत्तर जो होगा वो ए होगा, ठीक है। 7 का ए आपका सही उत्तर है। अब क्लास यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम अनुच्छेद 15 की बात करते हैं, हम अनुच्छेद 15 की बात करते हैं, उसमें लिखा है जो स्टेट है, जो राज्य है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दम। तो रिलीजन, कास्ट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, इसके बेसिस पे स्टेट किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। लेकिन अभी आपने देखा, हमने बात किया है कि जो स्टेट है वो कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकता है फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये कहाँ पर लिखा है? तो ये भी अनुच्छेद 15 में ही लिखा है। अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज 4 है वहां पर ये चीज लिखा है। अब देखिए अनुच्छेद 15 का आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 4 है उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 29(2) में कुछ भी राज्यों को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग SC ST के लिए विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोकता है, ठीक है। यहाँ पे जिन डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है वो डिस्क्रिमिनेशन स्टेट को नहीं रोकता है फॉर मेकिंग द स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और ST SC। अब यहाँ पर 29(2) की भी बात की गई है, वो भी मैं आपको बता दूं वो क्या अनुच्छेद है। अनुच्छेद 29 में बोला गया है क्लॉज 2 में कि नो सिटीजन, कोई भी जो सिटीजन है, ठीक है, उसको आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि स्टेट द्वारा मेंटेन किया जा रहा है या फिर स्टेट द्वारा उसको हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, एड प्रोवाइड की जा रही है, उस इंस्टीट्यूट से उसको एडमिशन देने से नहीं मना किया जा सकता है, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, ठीक है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड, मना नहीं किया जा सकता एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट, स्टेट द्वारा मेंटेन, और रिसीव एड आउट ऑफ द स्टेट फंड ऑन अ ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। तो ये चीज आप देख रहे हैं, यहाँ पे बोला गया है किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन क्लॉज 14 में कहा गया है ये डिस्क्रिमिनेशन ये इंडिकेट नहीं करता है कि राज्य के पास ये डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट किया जा रहा है, लेकिन तब भी राज्य के पास स्पेशल पावर होगी, स्पेशल शक्ति होगी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए और ST SC के लिए। ये चीज याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, बहुत एक्सप्लेन कर दिया मैंने, आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा, मुझे लगता है मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगर कंफ्यूज हुए हैं आप लोग, अगर हो गए हो तो उसके लिए माफ़ी, ठीक है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं तो एक बार एक काम करिएगा, आर्टिकल 15 को पूरा पढ़िएगा, इसमें जितने भी क्लॉज दिए गए हैं, और 29(2) को भी पढ़ेंगे आप जब खुद से हिंदी और इंग्लिश में, तब आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। चलिए 8वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्यों की अर्हताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, किस आर्टिकल में इनके क्वालिफिकेशन की बात की गई है? तो ये डायरेक्ट प्रश्न है, इसका सही उत्तर है आर्टिकल 84 में, अनुच्छेद 84 में कहा गया है। अब देखिए क्लास, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले आपको ये पता है कि लोकसभा का मेंबर हो या फिर राज्यसभा का मेंबर हो, ठीक है, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्या कहा गया है, जब हम राज्यसभा के मेंबर की बात करते हैं तो उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। और लोकसभा के मेंबर की कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 25 साल। ये चीज याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और वोटिंग एज की अगर हम बात करें तो वो कितनी होती है आपकी? मिनिमम 18 साल। चलिए 9वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अंतरिम सरकार में शामिल नहीं था? ठीक है, शामिल नहीं था बोला गया है। और क्लास में आपको बता दूं, टेस्ट 63 में 25वां प्रश्न था, ये 25वां क्वेश्चन था, एक बार आप लोग जाके विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। 25वां क्वेश्चन था जो मैंने डिस्कस किया था, और गलती से मैंने आपको इसका आंसर श्री राजा गोपालचारी बता दिया था। उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था मैं नहीं जानती हूँ, उसके लिए मैं आप लोग से क्षमा मांगूंगी, ठीक है।
यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है, मोतीलाल नेहरू। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसका सही आंसर पता भी होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है। मोतीलाल नेहरू आपका इसका सही उत्तर होगा। अंतरिम सरकार में मोतीलाल नेहरू नहीं शामिल थे। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आप कॉमन सेंस भी लगाते तब भी आप इसका उत्तर दे लेते। तो इसको आप लोग ज़रूर सही कर लीजिएगा। टेस्ट जो था वो 63 था, क्वेश्चन नंबर 25 था। ठीक है, टेस्ट 63 क्वेश्चन नंबर 25, इसको सही कर लीजिएगा। मैंने वहाँ पे पिन भी कर दिया है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। अब जब हम अंतरिम सरकार की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पर होम अफेयर की जब हम बात करते हैं तो वल्लभ भाई पटेल। एग्रीकल्चर एंड फूड की, कृषि की बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आर्ट एजुकेशन आप सभी को पता है, ये तो बहुत ही बेसिक चीज थी। पता नहीं मैंने कैसे आप लोगों को श्री राजा गोपालचारी टिक लगवा दिया था। ठीक है, जब भी एजुकेशन की बात आती है तो श्री राजा गोपालचारी। ठीक है, कॉमर्स CH भाभा। डिफेंस बलदेव सिंह। फाइनेंस जॉन मथाई। इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई श्री राजा गोपालचारी। लेबर जगजीवन राम। लॉ सैयद अली। ठीक है, रेलवे एंड कम्युनिकेशन आसफ अली। तो ये कुछ आपके कांग्रेस के मेंबर्स की बात हमने यहाँ पर की है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा INC के मेंबर्स की। चलिए 10वां प्रश्न को अब हम देखते हैं। प्रस्तावना के संदर्भ में दिए गए कथनों में से असत्य कथन को चयन करें। असत्य कथन आपको चुनना है, इसमें से असत्य कथन कौन सा है, तो इसको पढ़िए ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है, इसमें समाजवादी, लोकतांत्रिक, समता, शोषण से मुक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर दूसरा है प्रस्तावना गैर न्यायिक प्रकृति की होती है। तो क्लास यहाँ पर आपसे पूछा गया फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इट यूजेस द वर्ड सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, इक्वालिटी, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, और यहाँ पे लिखा द प्रेम्बल इज नॉन जुडिशियल इन नेचर। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है तो ए आपका सही उत्तर होगा। क्यों होगा, अभी हम प्रेम्बल को देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर हम सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक की बात करते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं जस्टिस की तो हम किस तरीके की जस्टिस की बात करें, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें। लिबर्टी की द थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। एक बार पेपर में पूछा था कि कितने प्रकार के जस्टिस की बात की गई है, तो 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। लिबर्टी की बात की गई है तो कितने प्रकार की लिबर्टी की बात की गई है, थॉट की बात की गई है, एक्सप्रेशन की बात की गई है, बिलीफ की बात की गई है, फेथ की बात की गई है और वर्शिप की बात की गई है। तो 5 प्रकार की लिबर्टी दी गई है। इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। 2 प्रकार की इक्वालिटी की बात की गई है। फ्रैटर्निटी की अगर हम बात करेंगे, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। इस तरीके से भी आप अपने प्रश्न को जरूर तैयार रखिएगा क्लास, क्योंकि पेपर में प्रश्न बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को पता है 1946 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, ये आपको पता है। और एक चीज और पूछी जाती है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए, तो वो आपका था सोशलिस्ट, ठीक है, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। ये चीज याद रखिएगा आप। कौन कौन से शब्द, SSI याद रखिए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। ये कब ऐड किए गए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। एक बार मैं हिंदी में भी इसको बता दूं ताकि हिंदी में किसी को दिक्कत ना हो। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बता दिया सबसे पहले कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन कौन सा वर्ड आपका ऐड किया गया, समाजवादी। ठीक है, फिर यहाँ पर समाजवादी आपको पता चल गया, जिसको कि हम सोशलिस्ट कह रहे हैं। ठीक है, चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक दिया गया है, तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी जो है ये आपका ऐड किया गया है बाद में। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 11वें प्रश्न को। देखिए 11वें प्रश्न को, निम्नलिखित
विषयों में से कौन कौन से विषय समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट की बात की गई है, तो कौन कौन सा विषय आपके कॉन्करेंट लिस्ट से संबंधित है? तो यहाँ पे प्रत्यर्पण दिया गया है, विवाह और विवाह विच्छेद दिया गया है, संपत्ति का अर्जन व और अधिग्रहण दिया गया है, और विद्युत के उपभोग पर कर दिया गया है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में आपका कौन कौन सा है? तो मैरिज एंड डाइवोर्स, यहाँ पे डिसोल्यूशन लिखा है, इसको डाइवोर्स लिख लीजिए, और एक्विजिशन एंड एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, ये दो जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। तो 11th का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, जब हम प्रत्यर्पण की बात करते हैं तो ये यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, ये संघ सूची में आता है। अब देखिए क्लास, एक दो बातें जो आपको याद रखनी है। आर्टिकल 246 में शक्तियों का विभाजन किया गया है, ये पता है, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद कौन सा है? 246 में शक्तियों का विभाजन किया गया है। जब हम शेड्यूल की बात करते हैं तो 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट की बात की गई है। वो कौन कौन सी लिस्ट है? संघ लिस्ट, जिसको कि हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। ठीक है, फिर राज्य सूची, जिसको कि हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, और समवर्ती सूची, जिसको कि कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। याद रखिएगा ये। ठीक है, चलिए अब देखिए संघ सूची की जब हम बात करते हैं तो संघ सूची में 100 विषय हैं, ये बात याद रखिएगा। और उसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से विषय हैं? भारत की रक्षा, छावनी क्षेत्रों का परिसीमन, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, केंद्रीय खुफिया ब्यूरो, विदेश मामले, नागरिकता, भारत के बाहर स्थानों के लिए तीर्थ यात्रा, डाकघर बचत बैंक। यहाँ पे इंग्लिश में भी ये चीज लिखी हुई है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। डिफेंस ऑफ इंडिया, डीलिमिटेशन, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, सीबीआई, फॉरेन अफेयर्स, सिटीजनशिप, पिलग्रिमेजेस, फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। इसी तरीके से जब हम राज्य सूची की बात करते हैं, हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं, तो इसमें 61 विषय हैं, जिसमें कि पुलिस हो गया आपका, फिर उच्च न्यायालय के अधिकारी व सेवक, ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ हाई कोर्ट, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, अस्पताल व औषधालय, ठीक है, औषधालय, तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स हो गया, तीर्थ यात्रा आपका हो गया, भारत के बाहर स्थानों के लिए तीर्थ यात्राओं के अलावा। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर भारत के बाहर स्थानों के लिए तीर्थ यात्रा की बात की गई है। जब हम संघ सूची की बात करते हैं, हम यूनियन लिस्ट की बात करते हैं। जब हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत के बाहर स्थानों के लिए तीर्थ यात्रा के अलावा जो तीर्थ यात्रा है उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए 12वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। अर्धचालकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनें। यहाँ पे सेमीकंडक्टर की बात की गई है, इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? जो इनकी कंडक्टिविटी है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। दूसरा जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटीज इन इट कॉल्ड डोपिंग। इसमें अशुद्धियों को मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ती है। ठीक है, और प्रोसेस ऑफ डोपिंग इम्प्योरिटी करने पर भी, ऐड करने पर भी इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, चलिए 13 प्रश्न को अब हम देखते हैं। पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो एनवायरनमेंट में आपके बायोटिक, जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं। ठीक है, जैविक घटक में आपके वो आ गया जिसमें कि जीवन है। बायोटिक कंपोनेंट में जिन सब में जीवन हो, हम, आप, पेड़ पौधे, ठीक है, जानवर, पक्षी, सब, मछली, ये सब जिसमें भी जीवन है वो सब जैविक घटक में आ गए। अजैविक घटक में जिसमें जीवन नहीं है, जैसे मिट्टी, बालू, पत्थर, बर्फ, ठीक है, जमीन, हवा, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट में। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए और सी मिलाकर। चलिए 14 प्रश्न को देखते हैं। जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। जो शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है, वो न्यूट्रल होता है। प्योर वाटर आपका न्यूट्रल होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एकदम सही है। यहाँ पर जब भी हम प्योर वाटर की बात करते हैं तो वो न्यूट्रल होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, ना वो बेसिक होता है ना वो एसिडिक होता है। शुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अभी देखते हैं। शुद्ध जल का
जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये एकदम सही है। जब भी हम प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वो आपका कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट आपका कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल हाइड्रोजन बंध के कारण द्रव अवस्था में पाया जाता है। वाटर इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी सही है। यहाँ पर जो लिखा है प्योर वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका गलत है। प्योर वाटर आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। ठीक है, इसी वजह से इसमें अशुद्धियां ऐड की जाती हैं ताकि उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 15 प्रश्न। 15 प्रश्न में आपको यहाँ पे सूची 1 दी गई है और यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। तो चलिए एक एक चीज को मैच करते हुए चलते हैं हम। जब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की तो यहाँ पे सार्कोडिना हो गया। ठीक है, उदाहरण इसका। जब हम बात करेंगे पोरीपेरा की तो यहाँ पे साइकॉन उदाहरण हो गया। सिलेंडेड्रा की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रा हो गया। एनिलिडा की बात करेंगे तो जोक लीच हो गया इसका एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 आपका सही उत्तर है। 1 2 3 4 साइंस साइड के स्टूडेंट्स के लिए, जियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये इजी प्रश्न रहा होगा। क्लास 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पे कुल दिया है, पौधा दिया है, अब बॉटनी स्टूडेंट्स की बारी आ गई। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। जब हम इसका उत्तर देखेंगे तो जब हम कुर्सी फेरी की बात करेंगे तो कुर्सी फेरी से बिलोंग करता है आपका चिली। ठीक है, मिर्च, यहाँ पे मिर्च। ठीक है, रुटेसी की अगर हम बात करेंगे तो रुटेसी आपका हो गया भिंडी। रुटेसी फैमिली से भिंडी बिलोंग करता है। मालवेसी हमने डिस्कस किया है, मालवेसी से आपका बिलोंग करता है नींबू। और सोलेनेसी सरसों। तो यहाँ पर हो गया ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का 3। तो डी आपका सही उत्तर है। 16 का डी सही उत्तर है। 17 प्रश्न को अब हम देखते हैं। कॉलमार्गी। देखिए क्लास, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। कॉलमार्गी और समयाचारी वर्ग निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये किस धर्म से संबंधित है? शाक्त धर्म से, शैव धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर जैन धर्म से? जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमने कई प्रश्नों को इसके प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, टेस्ट में डिस्कस किया है। चलिए, कॉलमार्गी और समयाचारी की बात करें तो ये शाक्त धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, शाक्त धर्म के लोग वो हैं जो कि शक्ति को अपनी ईष्ट देवी मानकर पूजा करते हैं। जो शक्ति का रूप है वो उनकी ईष्ट देवी है और उनकी पूजा ये करते हैं, उनको शाक्त कहते हैं। ठीक है, शाक्त धर्म का 2 वर्ग है, कॉलमार्गी और समयाचारी। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। 18वां प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मांडा का उत्खनन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बताइए किसके द्वारा किया गया था? जगपति जोशी द्वारा। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। मांडा की बात करें तो जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित है और 1982 में जगपति जोशी द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। उत्तर प्रदेश में जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको मैंने याद कराया था, आलमगीरपुर अगर पूछेगा कहाँ पर स्थित है तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जो आलमगीरपुर है वो सबसे पूर्वी स्थल है, ये याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। सबसे दक्षिण स्थल पूछे तो महाराष्ट्र का दैमाबाद। ठीक है, और सबसे पश्चिमी स्थल पूछे तो दाशक नदी के तट पर जो सुतकोंडर है वो है आपका। चलिए 19 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर जो भी पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, इसको नोट करिए। 19 प्रश्न को देखिए। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश मामलुक वंश था। इस राजवंश के सभी शासक एक ही वंश से संबंधित थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। ठीक है, जो फर्स्ट डायनेस्टी थी, जो फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत थी वो यहाँ
मामलुक थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिल्ली सल्तनत का पहला वंश तो आपको पता है गुलाम वंश था। ठीक है, इसमें भी मामलुक डायनेस्टी में भी गुलाम वंश था। गुलाम वंश के बाद आपका कुतुबी वंश आया, जिसकी की स्थापना किसने की थी बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद शमसी वंश आया, उसकी स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। ठीक है, फिर बलबनी वंश आया, जिसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। यहाँ पर देख लीजिए दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था। ठीक है, गुलाम वंश, और इस वंश में 3 राजवंशों ने शासन किया था। कुतुबी वंश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुतुबी वंश जो है वो उसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। फिर शमसी वंश की बात करें तो इल्तुतमिश ने की थी। बलबनी वंश की बात करें तो बलबन ने की थी, बलबन द्वारा की गई थी। तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है क्लास, तो जो भी चीजें आपको बताई जाती है उसको ध्यान से सुना करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, मामलुक वंश के अगर फाउंडर की हम बात करें तो मामलुक वंश का जो फाउंडर था तो वो कौन था? मामलुक वंश का जो फाउंडर था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना। बीसवां प्रश्न देखिए, कथन दिया गया है और आपको कारण दिया गया है। दीने इलाही में दीक्षा देने का दिन शुक्रवार निर्धारित किया गया था। दीने इलाही से रिलेटेड प्रश्न है ये। दूसरा आपको दिया गया है, इसके सदस्यों को मृत्यु भोज जीवित अवस्था में ही देना होता था। देखिए दीने इलाही की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसका दीक्षा देने वाला दिन था वो शुक्रवार नहीं, वो रविवार होता था। और जो आपको दूसरा स्टेटमेंट दिया, इसके सदस्यों को मृत्यु भोज जीवित अवस्था में ही देना पड़ता था, ये आपका सही है। तो ए आपका फॉल्स है, डी मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है रीजन है वो आपका करेक्ट है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, आपको पता है कि जो दीने इलाही है वो 1582 में अकबर द्वारा स्टार्ट किया गया था। जब अकबर जो है वो काबुल के अभियान से लौटा तब उसने दीने इलाही को शुरू किया था। और दीने इलाही में दीक्षा देने के लिए जो दिन निर्धारित किया गया था वो रविवार था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 21वां प्रश्न। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनें। सत्य कथन को आपको चुनना है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, इस आयोग के अध्यक्ष थॉमस लिली थे। द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन वॉज थॉमस लिली। दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया है, इसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1910 पारित किया गया। तो क्लास आप याद रखिएगा यहाँ पर कि जो पहला स्टेटमेंट आपका है वो आपका गलत है। इसके जो चेयरमैन थे वो थॉमस लिली नहीं थे, वो थॉमस रैली थे। ठीक है, थॉमस रेले थे, थॉमस रेले थे, याद रखिएगा क्यों गलत है। और इसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1910 नहीं पारित किया गया था, 1904 पारित किया गया था। 1904 पारित किया गया था। और आपको याद है कि 1902 में जब भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था तो उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, 1904 होना चाहिए, यहाँ पे थॉमस रेले होना चाहिए, और डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर ट्रू पूछा है, दोनों ही गलत है। 22वें प्रश्न को देखते हैं हम। 22वां प्रश्न क्या है? यहाँ पे कांग्रेस के सेशंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कहाँ का हुआ है। 1932 की अगर हम बात करें, जो 1932 का जो सेशन हुआ है, अधिवेशन जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो ए का सेकंड 2 जगह दिया गया है। ठीक है, फिर 1927 की अगर हम बात करें तो इसका जो अधिवेशन हुआ है वो मद्रास में हुआ है, बी का फर्स्ट। ठीक है, और 1927 का जो अधिवेशन है मद्रास के, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? एम.एन. अंसारी ने की थी, याद रखिएगा। 1940 का जो सेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अब्दुल कलाम आजाद ने की थी। और ये आपका कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? अगर ये पूछा जाए तो रामगढ़ में, तो सी का 4th हो गया। ठीक है, 1922 का आपका क्या बचा? गया बचा। 1922 का जो सेशन है वो गया में हुआ है
और इसकी अध्यक्षता किसने की है? CR दास ने की है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का ए आपका सही उत्तर है। 23वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पे गवर्नर जनरल के नाम दिए गए हैं और उनके कार्यकाल दिए गए हैं कि कब कब किस किस समय में वो थे। ठीक है, जब जॉन सोर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए जॉन सोर, अगर आपको इसमें नाम आप देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले जॉन सोर आ रहा होगा। ठीक है, और जॉन सोर के समय पे ही कौन सा युद्ध हुआ था? पेपर में कई बार पूछा गया है। 1795 में, अगर आपने हिस्ट्री ढंग से पढ़ी होगी तो 1795 में खरदा का युद्ध हुआ था और उस समय कौन था गवर्नर जनरल? जॉन सोर था। और ये जो खरदा का युद्ध था वो किसके किसके बीच में हुआ था? निजाम और मराठों के बीच में। सब याद रखिएगा, पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और जॉन सोर का टाइमलाइन कितना है आप देख लो। 1795 में खरदा में जो युद्ध हुआ था जॉन सोर के समय में हुआ था, निजाम और मराठों के मध्य हुआ था। अगर इतनी जानकारी है तो देख लो 1795 कहाँ पर लाइक कर रहा है? इस वाले में लाइक कर रहा है। ठीक है, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। सी का फर्स्ट एक ही में दिया गया, आप सीधे आंसर पे आ सकते हैं। लेकिन हम और भी देख लेते हैं, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, जब हम लॉर्ड वेलेस्ली की बात कर रहे हैं, जॉन सोर के बाद लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली आपका इनके बाद आया है 1798 में। ठीक है, और 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल रहा लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली के समय कौन सा युद्ध हुआ था? एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, फोर्थ एंग्लो मैसूर। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक जगह नोट करते हुए चलिए। फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ है? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ है। ठीक है, और आपको पता है कि इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हो गई और मैसूर पर पूरी तरीके से अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। चलिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप सीधे आंसर पर आ गए। वैसे डी आपका सही उत्तर है। अब बचा है लॉर्ड हेस्टिंग आपका, और लॉर्ड हेस्टिंग के बाद आपका बचा है एक जॉर्ज बार्लो। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग की अगर हम बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय आंग्ला नेपाल युद्ध हुआ था। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। और जॉर्ज बार्ले की अगर हम बात करें तो जॉर्ज बार्ले ने लॉर्ड वेलेस्ली के विपरीत इन्होंने हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया था। ये चीज याद रखिएगा, कभी कभी पेपर में पूछता है हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किसने किया था, और वहां पर आपको ऑप्शन में दिया रहता है जॉर्ज बार्ले ने। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। 24वां प्रश्न देखिए ध्यान से। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन के संदर्भ में सही कथन को चुने। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन। इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, वर्ष 2010 से 2020 की अवधि को संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम का दशक घोषित किया गया था। द पीरियड फ्रॉम 2010 to 2020 was declared as the United Nation Decade of Desertification Prevention। और दूसरा आपको दिया गया है, यह कन्वेंशन सदस्य देशों हेतु बाध्यकारी था। ये जो कन्वेंशन था वो बाइंडिंग था। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों ही ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो सही है। यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर? सी हो जाएगा। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। आप ये याद रखिएगा, ये भूमि प्रबंधन से रिलेटेड ये एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है। तो सी आपका सही उत्तर है। 25 को अब हम देखते हैं। 25 प्रश्न को देखिए। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करिए। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की बात की गई है। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें आपको क्या बताना है? ट्रू स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, इस प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। इस प्राधिकरण का मुख्यालय पणजी है। ठीक है, तो दिस अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2003। देखिए क्लास, जब आपसे पूछेगा राष्ट्रीय जैविक विविधता अधिनियम, ठीक है, यहाँ पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में अगर आपसे कभी पूछा, राष्ट्रीय जैविक विविधता अधिनियम, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों एकदम मिक्स हो जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया है? 2002 में आया है। ठीक है, ठीक है, उसी को लागू करने के लिए 2003 में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का गठन हुआ 2003 में, ये याद रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पणजी में नहीं है, वो कहाँ पर है? चेन्नई में। अब नहीं भूलेंगे ना आप लोग।
और बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं बताइए? वो भी 22 मई को मनाते हैं, ठीक है, 22 मई। तो दो का बहुत रिश्ता है यहाँ पर। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 में आया, 22 मई को हम लोग बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं, और इसी के एक साल बाद नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का गठन हुआ। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, खाली पहला जो है वो आपका सही है। 26वां हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अरहर की प्रजाति नहीं है? पिजन पी की प्रजाति नहीं है, वो है पुष्पा चमत्कार। पुष्पा चमत्कार जो है वो काबुली चने की प्रजाति है, ठीक है, काबुली चने की। चलिए 27 प्रश्न को अब हम देखते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा ताप पर आधारित होती है, ठीक है, ताप पर आधारित होती है, पहला दिया गया है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जल वाष्प की मात्रा बढ़ती जाती है। अब क्लास एक चीज आप बताइए कि जहां पर गर्मी ज्यादा होगी वहां पर ज्यादा वेपर क्रिएट होगा, ठीक है। अगर ठंडी जगह है तो वहां पर उतना वेपर नहीं, वाष्प नहीं बनेगा ना। तो वाटर वेपर कहां पर होगा? जहां पर पानी होगा और टेम्परेचर होगा, सूर्य की किरणें पड़ेगी पानी पर, तो वेपर ज्यादा क्रिएट होगा। तो अब आप मुझे बताइए, जब आप इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो वाटर वेपर जो है वो बढ़ेगा कि कम होगा? तो वो ऑफकोर्स सी बात है, उसका अमाउंट जो है वो घटेगा। तो ये तो गलत है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। जब हम यहाँ से इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो वाटर वेपर की जो इंटेंसिटी है वो आपकी कम होती जाएगी। तो रीजन तो आपका गलत दिया है, आर तो आपका एकदम गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो पहला आपको दिया गया थी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, ये सही है, ठीक है। अब आप सोचिए, जहां पर ज्यादा गर्मी है वहां पर ज्यादा भाप बनेगी, समुद्र है, किरणें पड़ेगी, वाटर वेपर फॉर्म होगा। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 27 का सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 28। यहाँ पे दिया गया है, महासागरीय प्लेटों का भार कम होता है। ओशियनिक प्लेट्स हैव अ लेस वेट। जो महाद्वीपीय प्लेटों का निर्माण ग्रेनाइट से होता है। महासागरीय प्लेटों का निर्माण बेसाल्ट से होता है। तो देखिए, ओशियनिक प्लेट्स के जो वेट होता है वो भार जो होता है वो अधिक होता है, ठीक है, मोर वेट होता है। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो ग्रेनाइट से मिलकर बनी रहती है, ये आपका सही है, ठीक है। जो ओशियनिक प्लेट्स होती है वो बेसाल्ट से मिलकर बनी रहती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा, ट्रू पूछा है ना, तो उत्तर आपका हो जाएगा सी, 2 और 3 आर करेक्ट। 29 को हम देखते हैं, यूरोप के निम्नलिखित देशों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करिए। तो यहाँ से हमें ईस्ट से वेस्ट टू ईस्ट जाना है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, इधर से इधर की तरफ। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा, अगर आपको यूरोप का मैप याद है तो यूरोप के मैप में सबसे इधर की तरफ स्लोवेनिया है ना। तो फोर्थ यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर सही उत्तर आपका डी होगा। मैं आपको मैप के थ्रू इसको दिखाती हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इधर आप देखिए स्लोवेकिया है, ठीक है, इधर फ्रांस दिख रहा है, इधर स्पेन दिख रहा है, पोर्टुगल दिख रहा है, जर्मनी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया दिख रहा है, स्लोवेनिया दिख रहा है, हंगरी दिख रहा है। तो अब आप इस प्रश्न को, जब आपको मैप याद रहेगा तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 30 प्रश्न को अब हम देखते हैं। 30 प्रश्न क्या है? द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज ऑलमोस्ट इक्वल। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग बराबर होता है, ठीक है। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो कितना होता है? 37 डिग्री 6 सेकेंड, ठीक है। फिर जब हम देशांतरी की बात करेंगे तो वो कितना होता है? 68 से 97, 25, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे अप्रॉक्स 30 आएगा डिफरेंस, ठीक है, 30 डिग्री का डिफरेंस आएगा लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सपेंस दोनों में। तो हम कह सकते हैं लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सपेंशन होता है ऑफ इंडिया इज ऑलमोस्ट इक्वल, अगर आप सबट्रैक्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो ये तो सही है। इंडिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सटेंड अप टू 48 नॉटिकल माइल्स बियॉन्ड द बेस लाइन, ये आपका गलत है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 48 समुद्री मील आगे तक फैला रहता है, ये गलत है, ये 200,
नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, फॉल्स स्टेटमेंट, इस वजह से सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी का सेकंड हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, केवल 2। अब क्लास यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड पोर्शन है, भारत का लैंड पोर्शन कैसे, ये आपका भारत का लैंड पोर्शन है, ठीक है, इसकी बात मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा गंदी ड्राइंग है, तो ये लैंड पोर्शन हो गया, ये लैंड एरिया हो गया। अब लैंड एरिया से इधर इधर आपको पता है, यहाँ पर एक तरफ बे ऑफ बंगाल, एक तरफ अरेबियन सी, तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स जब आप जाते हैं बेस लाइन से, तो ये आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र हिंदी में कहा जा रहा है। ये समझ में आ गया, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से बेस लाइन से 200 समुद्री मील, 200 नॉटिकल माइल्स तक है, ये चीज याद रखिएगा आप। लेकिन अगर हम टेरिटोरियल एरिया की बात करें, ठीक है, अगर हम टेरिटोरियल की बात करें, भारत की प्रादेशिक जल सीमा की बात करें, तो वो आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स है, ये याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा, 12 और 200। तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा उसके आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक है, और भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए 31 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पे डैम दिया गया है और रिवर दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसाऊ बांध की बात की गई है, टोंस नदी, ठीक है, और आपको पता है टोंस नदी जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। फिर इसका श्रीशैलम बांध आपको यहाँ पे कावेरी दिया गया है, यहाँ पे कावेरी नहीं, यहाँ पे कौन सी रिवर होगी, कृष्णा रिवर होगी, ठीक है। और ये जो श्रीशैलम बांध है वो कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना में है। पोंग बांध की अगर हम बात करें, ब्यास नदी सही है। साइलेंट वैली की अगर हम बात करें तो ये आपकी कुंती पूजा रिवर, ये भी सही है। और साइलेंट वैली बांध कहाँ पर है, केरल में है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि कावेरी नदी नहीं, यहाँ पे कृष्णा रिवर होगा, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा था। 32 प्रश्न को अब हम देखते हैं। भारत में लघु समुद्री बंदरगाहों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है, ये पूछा गया है। देखिए अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। और भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह है, ये चीज याद रखिएगा, 13 प्रमुख बंदरगाह है, जिनके की कौन कौन से नाम है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर डी आपका सही उत्तर हो गया, हमने बता दिया। अब यहाँ पे देखिए भारत के प्रमुख 13 जो पोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। दीनदयाल पोर्ट, जिसको कि कांडला पोर्ट भी कहते हैं, वो कहाँ पर है, गुजरात में है। जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में, मोरमुगाओ, ठीक है, मोरमुगाओ जो है तो ये गोवा में है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। महाराष्ट्र में वाधवन पोर्ट, ठीक है, कोलकाता पतन, फिर पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, तुतिकोरिन पोर्ट कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, कोचीन पोर्ट जो है कोची केरल में है, एन्नोर पोर्ट चेन्नई में है, ठीक है, मैंगलोर जो है वो कर्नाटक में है। तो ये आप याद रखिएगा इतनी चीजें। 33 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर क्या है, भारत में खनिजों का वितरण असमान है। देश की उत्तरी पश्चिमी खनिज पेटिका को भारत की लौह एवं इस्पात पेटी कहा जाता है। तो क्लास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया इज अनइवन, ये तो आप लोगों को पता ही है, ऐसा नहीं, असमान तरीके से वितरण है खनिजों का भारत में, ठीक है। भारत में अगर हम खनिज की 5 पेटियां देखी जाती है, छोटा नागपुर पेटी, मध्यवर्ती पेटी, दक्षिण पेटी, उत्तरी पश्चिमी पेटी और दक्षिण पश्चिमी पेटी, ठीक है, जिसमें से आप सभी को पता है जो आयरन और स्टील बेल्ट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, छोटा नागपुर जो प्लेटू है वहां की पेटी को, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, बेल्ट को, छोटा नागपुर बेल्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, आयरन एंड स्टील बेल्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका जो ये ऑप्शन दिया गया है ये गलत है, पहला आपका सही है, ए आपका सही है, आर आपका फॉल्स है, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, भारत में खनिज का वितरण असमान पाया जाता है। भारत में खनिज की 5 पेटियां पाई जाती है, छोटा नागपुर पेटी, मध्यवर्ती पेटी, दक्षिण पेटी, उत्तरी पश्चिमी पेटी और दक्षिण पश्चिमी पेटी।
जिसमें कि छोटा नागपुर पेटी भारत की सबसे बड़ी खनिज पेटी है। ये देखिए छोटा नागपुर प्लेटू आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपसे कभी पेपर में पूछा जाता है तो याद रखिएगा किस इधर कैमूर रेंज है, ठीक है, पेपर में पूछ लिया जाता है इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। इधर कैमूर रेंज है, इधर आप याद रखेंगे जो हाईएस्ट पीक है पारसनाथ, ये याद रखिएगा, ठीक है। इधर मैकाल रेंज है, कभी कभी पेपर में पूछा जाता है मैकाल रेंज जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू के नॉर्थ में है कि साउथ में है कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है, तो आप ध्यान में रखिएगा। और रिवर देख लीजिए, इधर सोन रिवर आपको दिख रही है, इधर दामोदर दिख रही है, इधर सुमन रेखा दिख रही है, इधर ब्राह्मी दिख रही है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा। चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं। जो रूरल सेक्स रेशियो है भारत में वो ज्यादा है अर्बन सेक्स रेशियो से। यहाँ पे क्या बोला गया, जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो नगरीय लिंगानुपात से अधिक है। दूसरा आपको दिया गया है यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव हैज द लोवेस्ट ग्रोथ रेट इन द पॉपुलेशन डेंसिटी। जनघनत्व में सबसे कम वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है। तो एक चीज याद रखिएगा क्लास, जब भी हम ये नगरीय लिंगानुपात की बात करते हैं और शहरी लिंगानुपात की बात करते हैं तो भारत का ग्रामीण लिंगानुपात जो है वो 949 है। रूरल सेक्स रेशियो कितना है, 949 है, और शहरी लिंगानुपात कितना है, 929 है। तो आपको दिख रहा होगा जो अर्बन में कम है रूरल में ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे बोला गया है लोवेस्ट ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। अगर जनघनत्व में सबसे कम वृद्धि देखें तो कहां पर है, नागालैंड में है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, जनघनत्व में सबसे कम वृद्धि कहां पर है, नागालैंड में है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, यूनियन टेरिटरीज की बात करें, वहां पर किस जगह, तो अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो यहां पर आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था, इस वजह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा क्लास, यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है, जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि कहां पर है, तो दिल्ली में है। और जनघनत्व में अगर राज्यों में आपसे पूछ ले राज्यों में सर्वाधिक वृद्धि कहां पर है, तो बिहार में है। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, यहाँ पर व्याख्या में लिखा भी है। चलिए 35वां प्रश्न को देखते हैं, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। यहाँ पर आपको स्टेट दिए गए हैं और नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटीज दी गई है। तो चलिए इसको मैच करते हैं। महाराष्ट्र में कितनी है, 6 है। तमिलनाडु में कितनी है, 4 है। आंध्र प्रदेश में कितनी है, 3 है, ठीक है। और पंजाब में कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। मिलियन प्लस नगर की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश और केरल में सबसे ज्यादा है, कितने कितने हैं, 7 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश केरल में मिलियन प्लस नगर कितने हैं, 7 है, ठीक है। महाराष्ट्र में 6 है, तमिलनाडु में 4 है, मध्य प्रदेश में 4 है, गुजरात में भी 4 है, ठीक है। और पंजाब और पश्चिम बंगाल में 2-2 है। चलिए क्लास, आज हमने 35 प्रश्नों को डिस्कस किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज के सेशन को हम यहीं एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम आपसे मिलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है तो वो भी आप सजेस्ट करिए। कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में चीज़ों को समझाऊँ ताकि किसी भी माध्यम के स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। लेकिन अगर उसमें तब भी कुछ भूल रह जाती है तो आप ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको सुधार करने की कोशिश की जाएगी। तो धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ रिकॉर्ड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।